हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडवांस प्रॉपर्टी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कि मैंने चैनल का जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, onlinemakaन.com कर दिया है। तो बताना चाहूँगा आप सभी को कि onlinemakaन.com इसलिए कर दिया है क्योंकि सभी दोस्त मेरे से बोल रहे थे, मेरे सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि एडवांस प्रॉपर्टी से उनको लगता था कि जैसे ये किसी कंपनी का चैनल है, बट एक्चुअली ये पब्लिक चैनल है जो कि इसमें आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की अपडेट, कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, अभी स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल में आपको बताते हैं, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया है, onlinemakaन.com किया है। और जल्द ही इस नेम से आपको एक वेब पोर्टल भी मिलने वाला है जो कि मैं आपको बता दूंगा अपनी अगली वीडियो में जैसे ही लॉन्च होता है, जिसमें कि आप प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकते हैं और रेंट पे भी लेना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस सब से रिलेटेड ये रहेगा जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके। और आज का जो स्पेशल ये वीडियो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सभी सोचते हैं कि रियल एस्टेट में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, मैं आपको अपने पॉइंट्स बताता हूँ। तो दोस्तों बताता हूँ, आइए आज का पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की यदि सोच रहे हैं तो कोई भी आपके नियर बाई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा हो, जो लॉन्चिंग प्रोजेक्ट रहते हैं उनमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस टाइम पर लॉन्चिंग के टाइम पर इसलिए करना चाहिए क्योंकि बिल्डर का नया प्रोजेक्ट होता है, तो बिल्डर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर उसको स्टार्टिंग में मिल जाए, जिससे कि प्रोजेक्ट बनाने में उसको सहूलियत मिले। मतलब आप प्रोजेक्ट में कुछ भी है, जैसे फ्लैट है, डुप्लेक्स है या प्लॉट है, कुछ भी आप परचेज करेंगे या कमर्शियल है, तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट मोड जो रहेगा उसके हिसाब से आप उनको पैसे देंगे, तो बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप जैसे कि पे करते रहेंगे उनको पैसा, या आप लोन भी लेते हैं तो लोन के थ्रू उनके पास पैसा जाता रहेगा, जिससे कि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और प्रोजेक्ट जल्दी बन जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के टाइम पे हमेशा ही प्राइस लो रहते हैं और बिल्डर अच्छा डिस्काउंट देते हैं जब भी उनका नया प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें इन्वेस्ट करने से आपको पैसे की बचत होगी, डिस्काउंट अच्छे मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट हम लेना चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। ये सबसे मैंडेटरी है, बिल्डर का बैकग्राउंड हम चेक करें। बिल्डर ने पुराने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाए हैं उन प्रोजेक्ट को सही ढंग से टाइम पीरियड में डिलीवर्ड किया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी रही है और कैसा उनका रिव्यू है। क्योंकि यदि हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और बिल्डर आपसे बुकिंग ले लेगा, अमाउंट ले लेगा, और मान लीजिए उसने कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो आप सारे लोग परेशान हो जाएंगे। वैसे अभी रेरा आ चुका है, तो रेरा के हिसाब से जो टाइम पीरियड बिल्डर देगा, बिल्डर को उस डेट में बनाकर ही देना पड़ेगा। और बिल्डर को सबसे मेन चीज़ है कि जो रेरा का जो भी अकाउंट रहता है, उस अकाउंट में आप लोग पैसे डिपॉजिट करोगे रेरा के नियम के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर भी हम बिल्डर का बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो जो भी प्रोजेक्ट है उसका पेमेंट प्लान जरूर पता कर लें। देखिए क्या रहता है कि सपोज मान लीजिए रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर आपको मान लीजिए आप होम लोन के लिए जाते हैं, तो सपोज मान लीजिए आपको 80% की फंडिंग मिल रही है, तो 20% आप पे करेंगे, 80% आप बैंक से ले लेंगे, तो वहाँ पर आपको 20% पे करना पड़ेगा। और बैंक से लोन लेंगे तो EMI भी चालू हो जाएगी। तो देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया कि अंडर कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहता है। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में क्या रहता है कि आप 10% सपोज मान लीजिए आपका ओन कंट्रीब्यूशन है, आपने 10% दे दिया, बाकी की बिल्डर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करेगा वैसे वैसे आपको पेमेंट देना है। तो आप जॉब में या बिजनेस में या जो भी है, तो आप इजी वे में खुद अपने ओन मनी से भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। मान लीजिए 20 लाख रुपए का फ्लैट है, तो 10% आपको देना पड़ा, तो आपने 2 लाख दे दिए, और बाकी नेक्स्ट EMI मान लीजिए फिर 10% की आई तो 2 लाख फिर आपने दे दिए।
तो आपको जल्दी से लोन अवेल नहीं करना पड़ेगा और आप इजी वे में अपने पैसे से ही पेमेंट कर पाएंगे। थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसमें आपको ये चेक करना चाहिए कि जो बिल्डर है, बिल्डर ने किस बैंक से फंडिंग लिया हुआ है, ठीक है। तो फंडिंग भी आप चेक कर लें इसमें कि फंडिंग किस बैंक से लिया हुआ है। यदि बैंक ने फंडिंग दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है बैंक का भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, जिससे कि बिल्डर का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो थोड़ा जल्दी से कंप्लीट होगा, टाइम पीरियड में ही कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ का और ध्यान दें, कई सारे बिल्डर्स कई सारे प्लान देते हैं, पेमेंट ऑप्शन देते हैं, जैसे कि 20-80 का भी देते हैं, कुछ लोग 50-50 का भी देते हैं, कुछ लोग 10-80-10 का भी देते हैं। तो जो भी आपको प्रेफर लगे, बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में मैंने देखा है कि 20% आप आज पे करिए और बाकी का 80% आप एट ए टाइम ऑफ पोजीशन पे करिए, बिल्डर इस टाइम पीरियड में आपको फ्लैट रेडी करके दे देगा। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले ये भी जानना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो हमारा है वो किन किन बैंकों से अप्रूव्ड है फाइनेंस के लिए। जैसे कि आज की डेट में आपको पता ही होगा गवर्नमेंट बैंक से यदि अप्रूव्ड है, यानी कि जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्टेट बैंक ने अप्रूव कर दिया है तो प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि बैंक के जो एडवोकेट रहते हैं, हम सभी के पास इतना टाइम रहता नहीं कि हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की फाइल लेके जाएं, प्रोजेक्ट की सर्च कराएं कि लीगल है प्रोजेक्ट या नहीं है। तो बैंक से यदि अप्रूव्ड है, होम लोन मिल रहा है, बैंक ने APF कर रखा है, तो जाहिर सी बात है बैंक ने उसकी सर्च कराई होगी। तो सर्च कराने में यदि प्रोजेक्ट ओके होगा तभी उस प्रोजेक्ट को बैंक ने फंडिंग भी दी होगी और APF भी किया होगा, जिससे कि आप भी इजी वे में लोन ले सकते हैं। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि हमको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इसलिए आपको करना चाहिए कि यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आप टैक्स के दायरे में आते हैं, आप 30% पे कर रहे हैं टैक्स, या मान लीजिए आप 15%, 10% जो भी आप स्लैब में आते हैं वो आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो यदि आप होम लोन अवेल करते हैं तो होम लोन अवेल करके आपको क्या रहेगा, आपकी जो सेल्फ फंडिंग है उसका 10% या 20% आपको ओन पे करना पड़ेगा। बाकी का आप लोन से पैसा लेते हैं तो जो उसमें इंटरेस्ट पार्ट रहता है उसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिल जाती है। तो एक पहली बात, जो पैसा आपका बेकार जा रहा था वो आपने टैक्स सेविंग कर लिया, ठीक है, तो टैक्स सेविंग हुई। दूसरा, एक आपकी एसेट बन जाती है। मान लीजिए अभी आपके पास में एक प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं ऑलरेडी और आपको दूसरे मकान की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आपकी एक एसेट बन जाएगी और उसको आप रेंट पे भी दे सकते हैं। तो एक तो एसेट भी बन गई, दूसरा आपने टैक्स सेविंग भी कर ली, तीसरा आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने रेंट पे उठा दिया तो आपको एक मंथली रेंटल इनकम भी प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, एक एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए 30 लाख रुपए का आपने फ्लैट परचेस किया, आपको 10,000 भी रेंट आ रहा है, तो 10,000 आपका साल का 10,000 इंटू 12 मंथ यानी कि 1,20,000 रुपये आप सेविंग कर सकते हैं। ये एडिशनल अलग से हो जाएगा और टैक्स सेविंग हो ही रही है आपकी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसमें आप बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। चौथा एक और बताना चाहूँगा मैं आपको कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आज उनके पास पैसे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उन्होंने 4 साल रखा, 5 साल रखा या 6 साल रखा, उसके बाद में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर दिया। तो रीसेल कर दिया तो वहाँ से भी वो पैसे अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए की चीज़ खरीदी थी और आपने 15 लाख रुपए की बेच दी, 12 लाख रुपए की बेच दी, तो आपको वहाँ से भी अर्निंग हो सकती है। थर्ड, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, मान लीजिए जैसा कि पहले स्टार्टिंग में बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, तो जाहिर सी बात है अंडर कंस्ट्रक्शन जब प्रॉपर्टी होगी तो सस्ती होगी, तो उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब बन के रेडी हो जाएगा तो रेडी पोजीशन जो भी प्रॉपर्टी रहती है वो ऑलमोस्ट महंगी ही रहती है, बिकॉज बिल्डर के कई सारे एक्सपेंस उसमें जुड़ जाते हैं, बैंक का इंटरेस्ट जुड़ जाता है, कई सारी चीज़ें रहती हैं और महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट रहता है वो महंगा ही हो जाता है। तो आपको एक तो ये बेनिफिट मिल जाए कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदा और महंगे में बेचा, तो आपको यहाँ से भी अच्छी अर्निंग या इनकम हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, हमको प्रॉपर्टी कब खरीदना चाहिए और प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहिए। आइए थर्ड मैं आपको बताता हूँ हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करना चाहिए, ये बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप यदि मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो कोई भी मेट्रो सिटी है वहाँ पर यदि आप रह रहे हैं करंट टाइम पर और वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा आप याद रखें कि मेन सिटी में यदि आप जाएंगे प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो वहाँ पर थोड़ी महंगी होगी प्रॉपर्टी,
काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। तो महंगा फ्लैट ना लेते हुए आप छोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि 1 BHK आप ले लें, या 1 RK भी कई सारे मेट्रो सिटी में चलता है। 1 RK ले लें जो कि 1 रूम और किचन और छोटा सा किचन का मतलब प्लेटफॉर्म रहता है और अटैच टॉयलेट रहता है, तो 1 RK ले लेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। या 2 BHK ले लेंगे छोटा फ्लैट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो आप 50 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट ना करते हुए 20-20 लाख रुपए के 2 जगह करेंगे और 10 लाख रुपए का एक जगह कर लेंगे, या मान लीजिए 25-25 लाख रुपए के 2 जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए रेंटल के कारण आप करना चाहते हैं कि रेंटल इनकम हो, तो एक फ्लैट किराए पर उठाएंगे तो देर से उठ सकता है मे बी, क्योंकि महंगा रहेगा, महंगी प्रॉपर्टी रहेगी, तो महंगी प्रॉपर्टी देर से उठती है, और सस्ती प्रॉपर्टी होती है तो जल्दी उठ जाती है। यानी कि 2 BHK लेने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, 1 BHK लेने वाले भी ज्यादा लोग रहते हैं जिनको सिंगल रहना होता है, तो वो लोग आसानी से 1000-2000 रुपये रेंट भी ज्यादा दे देते हैं क्योंकि उनको सिंगल रहना होता है, ठीक है। और बड़ा फ्लैट है, मान लीजिए 3 BHK 4 BHK, तो एक सिंगल आदमी 3 BHK 4 BHK का क्या करेगा, वो इतनी आसानी से रेंट पे नहीं जाएगा। और यदि आप उसको रीसेल भी करेंगे तो महंगी प्रॉपर्टी आपकी रीसेल भी जल्दी नहीं होगी, छोटी प्रॉपर्टी होगी तो जल्दी से रीसेल भी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज, मेट्रो सिटी में यदि रहते हैं तो छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो जल्दी सेल भी होगी और जल्दी रेंट पे उठेगी। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड में आपको बताता हूँ, यदि आप सपोज दैट डुप्लेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, डुप्लेक्स में इन्वेस्टमेंट करते समय एक चीज ध्यान में आप रखें, यदि डुप्लेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, कुछ हमारी हिस्टोरिकल सिटी रहती है जहाँ पर पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, इंडस्ट्री उतनी नहीं रहती है। मेन चीज़ है, इंडस्ट्री जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर पॉपुलेशन होगी और वहाँ पर रेंटल इनकम भी ज़्यादा होगी और रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि नए लोग रहने आएंगे, नया घर परचेस करेंगे तो जल्दी रीसेल होता है वहाँ पर। तो यदि डुप्लेक्स आप ले रहे हैं तो मेट्रो सिटीज़ में तो डुप्लेक्स काफ़ी कॉस्टली भी रहेंगे और आप वहाँ पर खरीद नहीं चाहेंगे। तो जो उस तरीके की सिटी रहेंगी जहाँ पर उतना इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पर क्या रहता है, लोग फ्लैट में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि लोग डुप्लेक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप वहाँ पर डुप्लेक्स परचेस करें, और डुप्लेक्स वो भी आउटर एरिया में परचेस करें। उससे क्या फ़ायदा रहता है कि जैसे अभी मान लीजिए आपका सिटी का एक्सटेंशन हो रहा है, तो अभी आपने आउटर एरिया में डुप्लेक्स परचेस किया तो अभी सस्ते दामों में आपको मिलेगा, तो एक तो आपने सस्ता खरीदा और जब रेडी हो जाएगा तो आप उसको महंगा सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मेट्रो सिटी नहीं रहती वहाँ पर फैमिली वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, बैचलर्स कम रहते हैं। बैचलर्स लोग फ्लैट ज़्यादा देखते हैं कि अपने को टेंशन नहीं होनी चाहिए, छत भी नहीं देखना चाहिए, साफ सफाई भी कम करनी पड़े, ठीक है, और आप नहीं भी हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी का भी रहे, तो इसलिए मेट्रो सिटी में फ्लैट ज़्यादा लेते हैं और बाकी सिटी में डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स में क्या रहेगा, जब आप रेंट पे उठाएंगे तो बैचलर्स आपको कम मिलेंगे, और फैमिली रहेगी तो फैमिली फ्लैट में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, वो डुप्लेक्स में ही इंटरेस्टेड होगी, उनको डुप्लेक्स चाहिए होगा, तो आप डुप्लेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें। प्लॉट में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपको कोई मेंटेनेंस नहीं आता है। यानी कि मेंटेनेंस किस बात का, आज आपने फ्लैट लिया या डुप्लेक्स लिया, कुछ भी लिया, आज आपका नल खराब हो गया तो आपको टेनेंट फोन कर रहा है, सर नल सही करा दीजिए। आज लाइट खराब हो गई, फोन आ रहा है, सर लाइट सही करा दीजिए। कल कुछ और प्रॉब्लम हो गई, साहब ये प्रॉब्लम हो गई, इसको सही करा दीजिए। कोई दरवाजा टूट रहा है आपका, तो फ्लैट या डुप्लेक्स कुछ भी रहेगा, मेंटेनेंस बहुत सारा आता है। बट यदि आप प्लॉट लेंगे तो मेंटेनेंस जीरो, आपको मेंटेनेंस का कोई पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते होंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स भी प्लॉट के ऊपर काफ़ी कम आता है, फ्लैट और डुप्लेक्स में ज़्यादा आता है और प्लॉट में प्रॉपर्टी टैक्स भी कम आता है। थर्ड, यदि आप रीसेल करने के लिए जाएंगे प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी जो आपका प्लॉट रहेगा उसको आप रीसेल करने जाएंगे तो इजी वे में आपका रीसेल हो जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस होता नहीं है, इसलिए सभी लोग प्रेफर करते हैं कि ज़मीन लेके डाल लो, प्लॉट खरीद लो, तो प्लॉट ज़्यादा अच्छा रहता है। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा एक सबसे बढ़िया तरीका कि प्लॉट लेने पर आप अपने अकॉर्डिंग भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं और आपकी फैमिली छोटी है, आने वाले टाइम में आपके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए भी आपको रूम चाहिए रहेगा। 2 BHK से आप मान लीजिए 2 BHK में रहते हैं तो 2 BHK को अपग्रेड करेंगे, तो अपग्रेड करने के लिए आप 2 BHK को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, या तो आप नया मकान खरीदें, घर खरीदें, कुछ भी खरीदें,
या आपके पास में प्लॉट का इन्वेस्टमेंट है तो प्लॉट पड़ा हुआ है, आप उस पर अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करा के काफ़ी बड़ा मकान 2 मंजिल 3 मंजिल या जैसे भी आपके वहाँ पर FAR चलता है उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं परमिशन लेकर के। तो एक ये भी बेनिफिट रहता है कि अपना एक एसेट बन जाएगा तो प्लॉट में आप अपना मकान भी अपनी पसंद का बनवा सकते हैं और रीसेल भी जल्दी होता है। सबसे बड़ी चीज़ रजिस्ट्री का खर्चा, यदि मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्री का जो स्टाम्प ड्यूटी रहता है वो भी ज़्यादा आता है, और ज़मीन रहती है ना तो ज़मीन में स्टाम्प ड्यूटी भी कम आती है, तो इसलिए आप स्टाम्प ड्यूटी ले सकते हैं। दूसरी बात, आप मान लीजिए आपने कोई आउटर एरिया में डुप्लेक्स खरीदा और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद लिया आपने, 5 साल बाद मान लीजिए बन के रेडी हो गया, 5 साल बाद आपके पास कोई टेनेंट नहीं मिल रहा है, कोई रहने नहीं जा रहा और आपका रीसेल भी नहीं हो रहा है, तो क्या रहेगा, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आउट एरिया में रहेगा तो कोई भी वहाँ से कोई भी सामान निकाल करके ना ले जाए, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, प्लॉट जो रहेगा, प्लॉट में आपका कोई भी कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि प्लॉट तो खाली पड़ा हुआ, उसको उठाकर तो ले नहीं जा पाएगा कोई, ना ही उसके अंदर कुछ ऐसा रहेगा जिसको आदमी ले जा करके कहीं निकाल लेगा या कुछ कर लेगा या उसको फायदा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है प्लॉट का, जिसमें की कोई टेंशन नहीं होती है और आराम से आप खरीद बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। वीडियो यदि पसंद आया हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें और फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी कुछ जानकारी मिल सके रियल एस्टेट में यदि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैंने पहले वीडियो बनाया था कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन दस्तावेजों को ध्यान में रखना चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या हमको चेक करना है। और दोस्तों चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।